हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि सेल क्या होता है, सेल नंबर क्या होता है, सेल्स का शेप क्या होता है, सेल वैरायटी क्या होती है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स। जैसे हमारी बॉडी ही है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो माइक्रो साइज़ का सेल है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी हर सेल में होने वाले जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बड़ा सेल है, छोटा सेल है, बहुत ज़्यादा सेल नंबर है या कम सेल नंबर है, पर ऑलमोस्ट हर सेल में ये कंपोनेंट्स होते ही होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो हर एक सेल में पाए जाते हैं। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane। यानी ये तीन कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो अभी ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनकी लोकेशन क्या है? ये जो है सेल मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर होते हैं। दो चीज़ें होती है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? So this membrane separates cells from one another and also the cell from the surroundings medium। यानी इससे एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही रहेंगे। अगर इनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो सेल का कोई तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन से ही अलग अलग सेल्स हो रहे हैं, सेल सेपरेट हो रहे हैं। और ये इसीलिए भी होता है ताकि सेल जो है वो बाहर के आसपास के सराउंडिंग मीडियम से अलग हो सके, सेपरेट हो सके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस and allows the movement of substances or materials both inward and outward। यानी बहुत ही ज़्यादा पोरस होता है ये, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इससे क्या होता है, अंदर के जो सब्सटेंस है वो बाहर जा सकते हैं और बाहर के जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आ सकते हैं। बीच में यहाँ पे कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick membrane called the cell wall। तो अभी हमने एनिमल्स के बारे में बात की, तो एनिमल में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक खासियत होती है, उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, पर साथ ही साथ उसमें एक और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक थिक सी कोटिंग होगी, थिक सी कवरिंग होगी, थिक सी लेयर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, तो अब आपको सेल मेम्ब्रेन समझ आ गया, सेपरेट करती है बाहर और अंदर को और अलग अलग सेल्स को। फिर है सेल वॉल, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एक दूसरी थिक कवरिंग होती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। सो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जैसे कि ये एक सेल है तो इसके सेंटर में एक डेंस बॉडी होगी जिसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा और ये जो बॉडी है वो भी काफ़ी डेंस होगी। यही जो डेंस बॉडी है जो कि सेंटर में सिचुएटेड होती है सेल की, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, देख सकते हैं किसकी पिक्चर है? अनियन पील की। तो अब हर एक सेल में देखा जाए, इस सेल को लेते हैं तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, इस सेल में एक और न्यूक्लियस है, तो हर सेल में कम से कम एक न्यूक्लियस तो होता ही है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये है आपका एक सेल का स्ट्रक्चर, इस सेल को हम देखने वाले हैं। तो इसमें ये जो बाहर की कवरिंग है इसको हम मान लेते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल है। बीच में एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियस। तो अब इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी खाली जगह होती है, यानी ये अलग कलर से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दिस इज़ आ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ आवर न्यूक्लियस। और वही इसके अंदर का जो भी ये मटेरियल है, जो भी ये स्पेस है, इसके अंदर इस एरिया में जो भी होगा उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म।
यानी द जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक यहाँ पे सब्सटेंस होता है वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे लोकेट भी किया हुआ है। डेंस बॉडी जो है वो है न्यूक्लियस और ये आसपास का जो भी है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। अब इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। नाउ बुझो हैज़ अ क्वेश्चन। ही वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। हम जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जब सेल मेम्ब्रेन काफ़ी है तो इनको एक एक्स्ट्रा सेल वॉल क्यों चाहिए, ये बूझो जानना चाहता है। सो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। पहले ही आपने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो जो है वो सेल को एक पर्टिकुलर कलर देता है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। यानी जितने भी ये सेल होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स के सेल होते हैं, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और थिक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection। तो अब ये एडिशनल लेयर दी क्यों है, इसका काम क्या है, तो ये जो है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। यानी प्लांट जो है, हम ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, घरों में रखते हैं, सबका अपना अपना घर होता है, पर प्लांट्स जो हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, जिस जगह पे उगा दिया वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे अब जैसा भी टेम्परेचर होगा, बाढ़ होगा, अकाल आएगा, उन सबको उन्हें टॉलरेट करना है। तो अब ये जो टेम्परेचर की वेरिएशंस है, हाई विंड स्पीड है, इन सब को टॉलरेट करना है और उसी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें ये एक्स्ट्रा सेल वॉल दी जाती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब उन्हें ये वेरिएशन क्यों दी गई है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। अब हम ह्यूमन बींग को छोड़ते हैं, किसी कुत्ते को लेते हैं, कुत्ते के बारिश लगती है तो वो क्या हो जाता है, कहीं किसी के घर में छुप जाता है, कहीं झाड़ियों में छुप जाता है, यानी वो मूव कर सकता है तो वो कहीं पे जाके छुप जाता है। पर ये जो प्लांट्स है वो तो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ये एक्स्ट्रा सेल वॉल दी गई है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ फ्रेडेंसिटा, एलोडिया एंड रोयो। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीफ के जो छिलका होता है उसमें हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा हम ऑनियन के केस में आपने स्लाइड प्रिपेयर किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी आप करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन चीक सेल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल को बचाने के लिए जो आउटर कवरिंग है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये किसका सेल है, ह्यूमन चीक सेल, यानी ह्यूमन बीइंग का सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल तो है नहीं, इसीलिए इसमें सेल वॉल नहीं दिखाया गया है। अब बीच में ये जो डेंस स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियस, और आमतौर पे ये सेंटर पे लोकेटेड होता है, पर ज़रूरी नहीं हो हमेशा सेंटर पे हो, जैसे इस पिक्चर में थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है। और अब इस सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच जो भी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी सेफ्टी के लिए था, सेल की सेफ्टी के लिए था, सेल को सेपरेट कर रहा था सराउंडिंग से। ठीक उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियर के आसपास की एक लेयर होती है जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको फिगर में, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को आसपास की सराउंडिंग से सेफ रखने के लिए, उसमें वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब एक एक के बारे में डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है साइटोप्लाज्म। So it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus। एक सेल है, ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, बीच में हो गया न्यूक्लियस, बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी अब साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस नहीं होता, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होता है जिनके अलग अलग काम होते हैं, जिनके बारे में आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसी में तैरते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ये सब जो हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में आप लेटर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर है न्यूक्लियस, यानी पूरा सेल है उसके बीच में एक जो डेंस स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस।
सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। आमतौर पे इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और साथ ही साथ ये सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी आसानी से इसे स्टेन करके हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में बीच ही में अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिक्स ना हो, सेपरेटेड रहें, इसी के लिए इसके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, यानी ये मेम्ब्रेन जो है ये भी पोरस होती है। और कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, कौन सा अंदर आएगा, इसको कौन अलाउ करती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। With a microscope of a higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. यानी अगर हम बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। पर अगर हम बहुत ही हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप को यूज़ करें तो क्या होगा? ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखेगा और हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में भी एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है, और ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो इस न्यूक्लियस के रूप में काम करती है। जैसे ये है एक सेल, अलग अलग पिक्चर के समझते हैं। दिस इज़ अ सेल, ठीक है, तो बीच में हो गया आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, तो ये जो बीच में हमारा येलो कलर से है, थोड़ा थोड़ा अलग कलर में है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस की जो सेंटर में स्फेरिकल बॉडी है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, एक तो इसमें न्यूक्लियस हो गया, आपस में हो गए इधर आजू बाजू जो है वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर ये जो इसकी बीच की जगह है यहाँ पे भी कुछ थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्या करते हैं ये जो है वो जीन्स कैरी करते हैं और ये जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो आप में होंगे, तो वो किसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुए, किसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है? उनका क्रोमोसोम्स की वजह से। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। सो द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, यानी जब सेल का डिवीज़न हो रहा है तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस का एक यूनिट है जीन। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम कौन करता है? जीन। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब आपके पेरेंट्स जो है अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पास कर रहे हैं। जैसे अगर आपके फादर के पास ब्राउन आइज़ है, हो सकता है आपके पास भी ब्राउन आइज़ हो। अगर आपकी मदर के पास कर्ली हेयर है तो हो सकता है आपके पास भी कर्ली हेयर हो। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से मम्मी की कॉपी हो या फिर पूरी तरह से पापा की, क्योंकि दोनों के जीन्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब कॉम्बिनेशन है तो किसी एक की फोटोकॉपी तो आप हो नहीं सकते, बिकॉज यू आर अ कॉम्बिनेशन कैरेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as a control center of the activities to the cell. यानी एक तो ये इनहेरिटेंस का काम करता है, साथ ही साथ सेल में कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, कौन सी चीज़ अंदर हो रही है, पूरा कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है ये न्यूक्लियस। सेल का पूरा कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। दो हम बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस की, और इसके अंदर जो भी है वो सब आ जाती हैं प्रोटोप्लाज्म में। सो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। ओके,
Now, Paheli wants to know if the structure of the nucleus is same in cells of plants, animals and bacteria. वो जानना चाहती है कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया का सबका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या सेम होता है, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. देखते हैं. So the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. यानी बैक्टीरियल सेल्स आमतौर पे सिंगल सेल होते हैं और अगर मल्टी सेलुलर हुए तो भी अलग कंडीशन होता है, ठीक है. पर उनका ये जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. So the cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है, मतलब क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, पर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स. और जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरह के सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है. प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. वही अगर हम बात करें चिक सेल्स की या फिर अनियन सेल्स की, तो ये जो होते हैं इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं और इन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. यानी सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्लूडेड नहीं है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है. यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. आगे देखते हैं. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? यानी जब आप अनियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि कुछ खाली खाली दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं. तो यही जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वैक्यूल, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वैक्यूल्स हो या फिर हो सकता है एक ही हो, जैसे कि अनियन सेल उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और सिर्फ एक वैक्यूल होता है, ठीक है. वेदर चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल, जबकि चिक सेल्स जो होते हैं उनमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं. क्यों, प्लांट में बड़े क्यों और एनिमल में छोटे क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वैक्यूल को किस लिए यूज़ किया जाता है, उसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है. बॉडी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके स्टोरेज के लिए. तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़े वैक्यूल चाहिए, जबकि हम ह्यूमन बीइंग तो फूड बनाते नहीं, हमें स्टोर करना नहीं है, इसीलिए हमारे पास छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है. सो वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, इसलिए वो छोटे होते हैं. यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म. अगर आपने ट्रेडेंसिटा लीफ के देखे होंगे साइटोप्लाज्म तो उसमें आपको छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज़ दिखेंगी. तो ये जो होती है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्स होती है, यहाँ वहाँ छितर बितर पड़ी रहती है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स. ये जो है अलग अलग कलर की होती है. इनमें से कुछ जो है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल. तो अभी जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी लीव्स को ग्रीन कलर देती हैं, ठीक है. और आपको अगर अच्छे से चैप्टर 1 याद हो क्लास 7 का तो आपने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल है इनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल है. अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताया है कि एक्टिविटी 8.3 और 8.4 में आपने दोनों को देखा है, तो आप कंपेयर करके लिखिए क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ प्लांट सेल, ठीक है. तो अब अगर प्लांट सेल को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं. जो बाहर वाली लेयर है वो सेल वॉल है और ये जो अंदर वाली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. आगे देखते हैं. अब इसमें आपको बीच में यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल बॉडी दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस. और बीच में ये इतनी सारी खाली जगह ये किसके लिए है, ये वैक्यूल है और इसमें फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है. और बीच में ये जो भी आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म और ये जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट.
अब हम एनिमल सेल देखते हैं। तो एनिमल सेल इस तरह का है, एक सेल मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है, बहुत सारे वैक्यूल्स है, एक बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हमें प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन बताया गया है, हमें फिल करना है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी दोनों में प्रेजेंट होती है, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होती, साइटोप्लाज्म दोनों में अवेलेबल होती हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल होती हैं। फिर है वैक्यूल, तो वैक्यूल दोनों में होती है पर प्लांट सेल की बड़ी होती है और एनिमल सेल की छोटी छोटी होती है। तो ये हो गया हमारा प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।